हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टुडेज टारगेट, निर्देश तंत्र, दूरी एवं विस्थापन। इस वीडियो में हम दूरी और विस्थापन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, सरल रेखा में गति विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गति में है। जैसे हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल का चलना, कार का चलना, ट्रेन का चलना, यह सब गति के उदाहरण है। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह भी 24 घंटे में एक घूर्णन करती है और हमारी जो पृथ्वी है एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम ये कहें क्या कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। मान के चलो कि कोई कार 2 बजे यहां पर है और 4 बजे वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई, अर्थात समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आया उसे क्या कहा जाता है बच्चा? गति कहा जाता है। इस अध्याय में हम गति के कारणों पर विचार नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गति की, काइनेमेटिक्स में गति के कारणों पर ध्यान दिए बिना गति का अध्ययन किया जाएगा। गति के कारणों पर ध्यान दिए बिना गति का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गति की कहते हैं। अब आपको एक चीज और इस अध्याय में याद रखनी है कि यहां पर बिंदु वस्तु का प्रयोग होगा। अब बिंदु वस्तु क्या? समय के साथ अगर वस्तु में जो दूरी तय करती है ना, इसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उस दूरी की तुलना में यदि वस्तु का आकार बहुत कम है तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? बिंदु वस्तु कहा जाएगा। जब दूरी की तुलना में वस्तु का आकार बहुत कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु कहेंगे। मान लो इंदौर से दिल्ली आपने कार द्वारा आप पहुंचे। आपने जो इंदौर से दिल्ली की दूरी जो तय करी, कार से तय करी, तो कार का जो आकार है, कार का जो आमाप है, वह इस इंदौर और दिल्ली के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। अतः हम कहेंगे कि कार एक बिंदु वस्तु, कार एक बिंदु वस्तु। आई बात समझ में? अब मैं कहूं कि एक चींटी 500 मीटर, एक चींटी द्वारा 500 मीटर की दूरी है ना तय की गई। किसने तय की बेटा? चींटी ने। चींटी का जो आकार है दूरी की तुलना में क्या है? बहुत कम है, तो चींटी क्या हो गई? बिंदु वस्तु हो गई। इस तरह से हमको सोचना है। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। तो बेटा विराम अवस्था और गति अवस्था क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो विराम अवस्था क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या बेटा कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? विराम अवस्था कहा जा सकता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गति अवस्था कह सकते हैं। चलो ये तो एक बहुत सामान्य परिभाषा हो। समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम विराम कहेंगे और समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति कहेंगे। ठीक है भैया। पर अब ऐसे समझो, अब आप ये मान के चलो, अभी मुझे देखो मैं किस अवस्था में हूं, तो आपका उत्तर होगा सर विराम अवस्था में। ये मार्कर किस अवस्था में है, तो आप कहोगे विराम अवस्था में, क्योंकि आप कह रहे हो कि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। पर अब ऐसे सोचो कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है तो हम सब भी तो घूम रहे हैं, तो फिर वस्तु तो गति में ही है भाई, वस्तु तो गति में ही है हमेशा के लिए। तो एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं होता है, यानी पूर्ण गति या पूर्ण विराम नहीं होता है। ठीक है, एक बात। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे भाई वस्तु गति में है या विराम में है? तो भैया अभी
मेरे सापेक्ष ये पेन स्थिर है, मैं कह रहा हूं कि ये पेन स्थिर है, मैं देख रहा हूं, ठीक, मेरे सापेक्ष स्थिर है। अगर आप इसको ऐसे समझो कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में ये दो लोग हम बिठा देते हैं, दो दोस्त हैं, आराम से बैठे हुए हैं ट्रेन में, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। तो राम और श्याम ट्रेन में बैठे हुए हैं, राम और श्याम ट्रेन में एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे हैं। तो भैया और ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो क्या राम और श्याम गति में है? तो भैया हमारे सापेक्ष तो राम और श्याम गति में, क्योंकि वो ट्रेन गति कर रही है तो वो भी गति कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी ट्रेन का एक पार्ट है। पर राम के सापेक्ष श्याम स्थिर अवस्था में है, राम के सापेक्ष श्याम या श्याम के सापेक्ष राम स्थिर अवस्था में है। इस बात को समझो ध्यान से कि भैया ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ऑब्जर्वर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेक्षक जो है वो इंपॉर्टेंट, मतलब जो देख रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें यह पता पड़ा कि किसके सापेक्ष, अगर इसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति देखता है तो उसके लिए ये ट्रेन गति में है। पर अगर दो ट्रेनें अपन समान गति से इसके पैरेलल एक ट्रेन और चला दूं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर कही जाएगी। अरे बात समझ में? यानी कि हमारे लिए जो रेफरेंस हैं, जो निर्देश बिंदु है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम ये कह रहे हैं कि ये मान लो दो बाइक वाले हैं या दो बाइक वाले हैं, दो बाइकर एक समान रफ्तार पे चलाते हुए बातें करते हुए जा रहे हैं, दोनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है की रफ्तार से जो है इनकी बाइक चल रही है, टू व्हीलर पर आराम से जा रहे हैं बातें करते हुए मस्ती से। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है? पर हमारे सापेक्ष गति में। तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे गति कहा जाता है। या समय के साथ, निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे बच्चा विराम अवस्था। यानी कि स्थिति का जो निर्धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो आपका जो निर्देश बिंदु है, आपका जो ऑब्जर्वर है, या से अपन रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते। आई बात समझ में? तो जो महत्वपूर्ण है यहां पर निर्देश देखने वाला, ठीक है। अब मैं एक बात और आपसे कहता हूं कि दिल्ली की दूरी 200 किलोमीटर है, दिल्ली की दूरी 200 किलोमीटर। अब ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें यह जिक्र नहीं है कि कहां से दिल्ली की दूरी 200 किलोमीटर। भाई दिल्ली की दूरी अलग अलग जगह से अलग अलग हो सकती है ना। इंदौर से इसकी दूरी कुछ अलग होगी, कुछ और होगी, ठीक है। मुंबई से इस दिल्ली की दूरी कुछ और होगी, अलग अलग जगह से इसकी दूरी अलग अलग होगी। अर्थात यहां पर जरूरत किसकी पड़ेगी? निर्देश बिंदु की, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। यहां पर किस चीज की जरूरत है हमको? रेफरेंस पॉइंट, या फिर हम कहें निर्देश बिंदु की हमें आवश्यकता है। बिना निर्देश बिंदु के ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वस्तु गति में है या विराम में है, ठीक है। वस्तु की क्या स्थिति है, स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती किसके बिना? रेफरेंस बिंदु के बिना, यानी कि निर्देश बिंदु के बिना वस्तु की स्थिति का निर्धारण नहीं होता। बेटा विराम और गति समझ में आ गया? निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे विराम अवस्था, और निर्देश बिंदु के सापेक्ष
समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति अवस्था कहते हैं। समझ में आई होगी ये कहानी। अब निर्देश तंत्र, हमें यह पता चल गया कि निर्देश बिंदु क्या है, निर्देश क्या होता है। तो अब निर्देश तंत्र की चर्चा करें बेटा। तंत्र तो बच्चों एक्स वाई जेड हम अक्ष मान के चले कि चलो एक्स वाई जेड अक्ष है। एक्स वाई जेड अक्ष के बारे में एक बात ध्यान है होगी आपको, ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है। अब इनका जो कटान बिंदु होता है वो होता है मूल बिंदु, ठीक। और इस एक्स वाई जेड अक्ष में यहां पर हम एक घड़ी रख दें, समझो इस बात भाई। इस एक्स वाई जेड अक्ष पर हमने वहां एक घड़ी रख दी। घड़ी रख दी किस लिए रखी? समय के मापन के लिए, ठीक है। अब घड़ी रख दी। अब समय के साथ अगर एक्स अक्ष में परिवर्तन हो या वाई अक्ष में परिवर्तन हो या जेड अक्ष में परिवर्तन हो या एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स या एक्स वाई जेड तीनों ही अक्ष में परिवर्तन, तो ये जो कंबाइन है पूरा एक्स वाई जेड और घड़ी सब मिलाकर, इसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र एक प्रकार से हम ये कहें कि निर्देश तंत्र जो है वस्तु और प्रेक्षक का संयुक्त गुण हो गया भाई। अगर इस निर्देश तंत्र के साथ, निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम गति की परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु और प्रेक्षक का संयुक्त गुण धर्म है, ठीक है। अब जो निर्देश तंत्र है बेटा, निर्देश तंत्र जो है उस फ्रेम के चयन का न तो कोई नियम है और उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। अब यदि एक्स अक्ष में परिवर्तन हो रहा हो, वाई में हो रहा हो या एक्स वाई में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गतियां लिखी। अब एक विमी गति क्या? जब वस्तु सरल रेखा में गति करे, जब वस्तु की गति एक सरल रेखा में होती है, यानी कि एक सीधी रेखा में होती है। जब वस्तु की गति एक सीधी रेखा में होती है तो उसकी इस गति को सरल रेखी गति कहते हैं, एक विमी गति कहते हैं, रिजु रेखी गति या फिर एक विमी गति कहते हैं। जब वस्तु की गति एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में होती है तो उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं, ठीक है भैया। तो क्या बच्चा, ये मैंने बना दिया, एक्स अक्ष के साथ एक लाइन खींची समान। क्या यह एक सरल रेखी गति है? तो हाँ, यह एक सरल रेखी गति है, यानी एक विमीय गति है। यानी कि आप ये कह सकते हैं क्या, किसी की केवल एक ही अक्ष में परिवर्तन हो, एक्स में हो या वाई में हो या केवल जेड में हो, तो उसको एक विमीय गति कहते हैं, 1D कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भैया। द्विविमीय गति, जब गति किसी समतल पर होती, जब गति किसी समतल पर होती है तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं बेटा। जैसे कि किसी कर्व यानी कि वक्र के रूप में, जब वस्तु की गति वक्र के रूप में होती है तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कह सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर वेग के दो कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों होते हैं। वेग के दो कंपोनेंट होते हैं एक्स और वाई, तो इसका मतलब हुआ ये गति कौन सी है? समतल गति है, यानी कि द्विविमीय गति है। तो द्विविमीय गति में दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स। आपसे एक प्रश्न बड़ा फेमस है कि सांप की गति कौन सी गति है? तो अब बच्चे कहते हैं कि सांप की गति तो द्विविमीय गति है। क्यों भाई? सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा क्या? सांप सीधा भी तो चलता है। तो जब सांप अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो उसकी इस गति को आप क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। और वही सांप जब इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा हो, ठीक है, सांप कैसे चल रहा हो? रेंगते हुए चल रहा हो ऐसे, तो उसकी इस गति को द्विविमीय गति कहेंगे। अगर कार बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है तो कार की गति को एक विमीय गति कहेंगे। वही कार किसी व्यस्त सड़क पर इस प्रकार से वक्र बनाते हुए चल रही है तो उसकी गति को
द्विविमी गति कहते हैं। देखो एक विमी गति का बहुत सटीक उदाहरण बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो सड़क किनारे बहुत सारे खेल करने वाले आते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं भैया, एक रस्सी दोनों तरफ से रस्सी बांध देते हैं, उस रस्सी के ऊपर आराम से ऐसे चलते हैं, उस रस्सी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल संतुलन बना के चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, है ना। तो जब वो संतुलन बनाकर चल रहे होते हैं, एक रस्सी पर चल रहे होते हैं, एक सीधी रेखा में चल रहे होते हैं, तो उसकी इस गति को आप एक विमी गति कह सकते हैं। बच्चा त्रिविमी गति, जब गति खुले आकाश में होती है उसकी गति को, उस गति को क्या कहते हैं, त्रिविमी गति। मान लो पतंग उड़ रही है हवा में, तो उड़ती हुई पतंग की गति को आप त्रिविमी गति कहेंगे। इसमें तीनों अक्षों में परिवर्तन होता है ना। ये v डबल हो गया भैया यहाँ पर, है ना, त्रिविमी कैसे सीधे आएगा। तो जिसकी तीनों अक्षों में परिवर्तन हो, एक्स वाई जेड तीनों में, उसे त्रिविमी गति। जिसमें दो अक्ष में परिवर्तन हो उसे द्विविमी, और जिसकी केवल एक ही विमा बदले उसको एक विमी गति कहते हैं। उदाहरण क्लियर हो गए। सरल रेखा में यानी एक सीधी रेखा में जो चले उसके लिए एक विमी बोलना, जो समतल पे चले द्विविमी, और जो खुले आकाश में उड़े उसे त्रिविमी। उदाहरण के लिए चिड़िया की गति, एरोप्लेन की गति, गैस के अणुओं की गति, ये सारी गतियां इसके उदाहरण हैं। चलो बच्चा, अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, दूरी और विस्थापन। दूरी की बात करें, विस्थापन की बात करें, दोनों एक साथ ही समझ आ जाएंगे। बहुत सरल टॉपिक है बेटा, मजा आ जाएगा, देखना कभी नहीं भूलोगे, ऐसा बताऊंगा। दूरी, अब बेटा देखो, मैं यहां पर दो पाद बना देता हूं। एक पद तो मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, पहला ये, दूसरा, जैसे तीसरा भी बना, ठीक है। पर तीसरा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ कोई सड़क नहीं है, ये मान के चलिएगा, यहाँ कोई सड़क नहीं है अभी के लिए। ऐसा माने कि तीसरा यहाँ सड़क नहीं, यहाँ से, पर हाँ इधर सड़क है और इधर भी सड़क है, पहले और दूसरे रास्ते पर, समझने के लिए। अब बेटा व्यक्ति जो रास्ता तय करता है वो उसकी दूरी होती है, सीधा सा बात, यानी कि वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है, हम पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, हमारे द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। भाई आप अगर ए से बी तक चले मान लो, तो ये दूरी आपको ए सी बी दिख रही, ये ए से बी तक, यानी इस रास्ते से आप चले पहले वाले से, तो ये पहला वाला रास्ता मान के चलो कि 5 किलोमीटर का है, तो आपकी दूरी जो हो गई, पथ 5 किलोमीटर का है तो आपकी दूरी 5 किलोमीटर होगी। अब दूसरे वाले पर चले, इस वाले पर, ये 15 किलोमीटर का, आपकी दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। चल बहुत बढ़िया बात। पर विस्थापन में रास्ते का कोई लेना देना नहीं भैया, हमें शॉर्टकट में पहुंचना। मैंने इसीलिए यहाँ कहा कि यहाँ रोड नहीं है, समझ में अच्छा आ जाए इसलिए ऐसा बोला कि यहाँ रोड नहीं है। यहाँ यूं समझो कि घना जंगल है, बड़ी बड़ी खाइयां हैं और नाले हैं, और मान लो कि कांटे बिछे हुए हैं, अब आप यहाँ नहीं जा सकते, अब नहीं चल सकते हो ना। अब फिर भी हमारे लिए जो सीधा रास्ता है, कुछ भी आ जाए रुकना नहीं है, सीधे सीधे चले जाना, ठीक है। हमारा टारगेट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है लक्ष्य, महत्वपूर्ण है नीट क्लियर होना, कैसे हुई, कितने घंटे पढ़ाई करके हुई, इसका कोई महत्व नहीं। तो सीधा रास्ता जो है, लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ए से बी बिंदु तक पहुंचना है, तो उसको तय करने में जो न्यूनतम दूरी है बेटा, जो छोटा पथ है, जो छोटा रास्ता है, उस रास्ते को ही विस्थापन कहा जाता है। किसको कहते हैं विस्थापन? तो शॉर्टकट को विस्थापन कहते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं क्या, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो सबसे कम दूरी है, उसको विस्थापन कहते हैं। हमें सीधे पहुंचना है यार, बीच में कुछ आ जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। बढ़िया बात। दूरी किसको कहते हैं भैया? कुल पथ की लंबाई को। भैया हम कितना भी चले, लोड कर आ गए, घूमे फिरे, जो जिधर भी गए वो सब काउंट होगा। तो दूरी कुल पथ की लंबाई होती है, वास्तविक पथ की लंबाई होती है दूरी, और विस्थापन न्यूनतम दूरी, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो एक बात क्लियर हो गई कि दूरी पथ पर निर्भर करती है, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। तो किस पे करता भैया निर्भर? तो यह निर्भर करता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर। विस्थापन किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। आप जहां से चले और आप जहां पहुंचे उस पर डिपेंड करता है। जिंदगी भी विस्थापन में चलती है मेरे हिसाब से। अभी आप कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता, पड़ोसी ताने मारते, पर जिस दिन कुछ बन जाओगे, आपका रास्ता आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप डॉक्टर हो, ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई नीट की तैयारी के लिए हमने कितनी रातें काली कर दी, कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। पर हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दो ही बिंदु इंपॉर्टेंट है बस। आप चलना कहां से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गए, ये जरूर देखा जाता है। वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बहुत गरीब था, आज बहुत अमीर है, पर गरीबी से अमीरी के बीच की जो रास्ता है वो बहुत लंबा रहा होगा, वो तो दूरी होगी। पर लोग क्या देखते हैं? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और दूरी जो है रास्ते पर निर्भर करती है, विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। चल एक बात, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, दूरी जुड़ती जाती है। बेटा बेटा अगर कोई स्टूडेंट अपने घर से निकला, यहां से, ये उसका घर है, अपने घर से निकला और स्कूल गया, और स्कूल से लौटकर वापस घर आ गया। स्कूल जाने की जो दूरी थी घर से स्कूल की 500 मीटर थी, वापस 500 मीटर आया, टोटल दूरी हो गई बेटा 1000। उसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई हो गई 1000 मीटर। तो उस बच्चे की दूरी कितनी हो गई? 1000 मीटर। विस्थापन 0, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है। तो बेटा दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी हमेशा जुड़ती है, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। जबकि विस्थापन जो है, विस्थापन एक तो 0 हो गया, और अगर यहां से ये इधर आ जाए तो अब ऋणात्मक की तरफ चल दिया, है ना। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और धनात्मक तो होगा ही होगा भाई, एक ही दिशा में चल रहा है। तो अभी तक हमने कुछ कुछ बातें सीख ली। वो बातें क्या सीखी? दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब धनात्मक होती है, हमेशा जुड़ती है, तो घटने का काम है क्या? अरे कम होगी क्या? नहीं होगी। तो दूरी कभी भी नहीं घटती है। विस्थापन घट सकता है तो बिल्कुल घट सकता है, विस्थापन कम अधिक दोनों ही हो सकता है। तो विस्थापन कभी भी, मतलब दूरी कभी भी नहीं घटती है, कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती बढ़ती है, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या क्या समझ आ गया भैया? अभी तक तो हम केवल इतना सीखे कि दूरी वास्तविक पथ की लंबाई है, कभी नहीं घटती है, हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा जुड़ती है। और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। पथ की लंबाई पथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करती है, जबकि दूरी पथ पर निर्भर करती है। और दूरी धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है।
तो दूरी के बारे में हमें पता चला, दूरी क्या है, दूरी है वास्तविक पथ की लंबाई और ये है आपका अंतिम माइनस प्रारंभ। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और अपन समझने का प्रयास करते हैं कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष मान लो ये वस्तु आपकी यहां पर थी, है ना, R1 उसकी स्थिति है। अब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और वो यहां पहुंच गई, अब उसकी स्थिति हो गई R। तो विस्थापन जो है बेटा, ये विस्थापन क्या हो गया हमारा, इसको अपन विस्थापन बोले, यानी कि R2 माइनस R। ठीक है, तो विस्थापन जो है अंतिम माइनस प्रारंभिक या फिर R2 माइनस R। विस्थापन सदैव हमने कहा धनात्मक, या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। विस्थापन की एक परिभाषा और मैं बता रहा हूं कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम विस्थापन कह सकते हैं। तो जब इसमें दिशा का जिक्र हो रहा है बेटा, दिशा का जिक्र हो रहा है तो यह सदिश, दूरी में दिशा का कोई लेना देना नहीं, तो दूरी में दिशा से कोई काम नहीं है, तो दूरी हो गई अदिश। दूरी अदिश, विस्थापन सदिश, और ये पथ पर निर्भर करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूरी कभी घटती नहीं है, जबकि विस्थापन तो भी घटेगा, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण कहानी पर आते हैं। हम यहां देखते हैं कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु। अब कोई बच्चा ए से बी बिंदु पर गया, लौटकर ए बिंदु पर। अब आपके लिए जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है वो तो ए ही है, यानी आप चले और वापस जाकर आ गए, विस्थापन आपका शून्य, पर दूरी आपकी पॉजिटिव ही हो रही। तो ये एक कहानी तो ये क्लियर हो गई कि जो दूरी होती है बेटा, दूरी जो होती है हमेशा विस्थापन से बड़ी रहेगी, ये हमेशा। पर क्या सर आप बताओ हमें कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, पर कब होगी? जब मान लो आप ए से बी की ओर गए, यानी कि आप चले एक तो सीधी रेखा में चले, एक ही दिशा में चले, बिना मुड़े चले, इन तीन बातों का। जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, बिना मुड़े चलती है, एक ही दिशा में चलती है, उसी परिस्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, पर कब हो सकते हैं? जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, बिना मुड़े चल रही हो, तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और या बड़ी होगी, यानी दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या बड़ी होती है। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो रहा है और शून्य भी हो रहा है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो विस्थापन है दूरी से छोटा होगा, और बराबर तो हो ही सकता है। एक कहानी अपन ने बताई, सीधी रेखा में चले, एक ही दिशा में चले और बिना मुड़े चले, तो विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर, या फिर दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। कितना अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, पर ये सारे पॉइंट्स अपन दिमाग में रख के चलेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और सारे प्रश्न बन जाएंगे इससे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि विस्थापन
शून्य कब होगा? भैया विस्थापन शून्य कब होगा? बताओ, आप बताओ, विस्थापन शून्य कब होगा? सर देखो, जब मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे उत्तर तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपने आप में उत्तर दो ताकि वो क्लियर हो। जब हम बोलते हैं तो हमारा दिमाग रिएक्ट करता है और याद रहती है वो चीजें। तो बच्चा, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, चलना प्रारंभ ना करे। जब वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करे, आप चलना ही प्रारंभ नहीं करते हैं, तो आपका जो विस्थापन शून्य। वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करे तो विस्थापन शून्य होता है। और बच्चा, विस्थापन कब शून्य होता है? सर विस्थापन तब शून्य होता है जब हम लौटकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएं। हम लौटकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएं या फिर चलना प्रारंभ नहीं करें, तब जाकर विस्थापन शून्य होता है। या तो हम चले ही नहीं और या फिर लौटकर वापस आ जाएं तो हम कहेंगे कि विस्थापन शून्य होगा। ठीक है भैया। सर दूरी शून्य हो सकती है, ये भी तो प्रश्न है। दूरी कब शून्य होगी? तो इसके लिए एक ही कहानी, जब चलना प्रारंभ नहीं करे, बस ये एक ही स्थिति है कि दूरी शून्य हो सकती है, और किसी भी परिस्थिति में दूरी शून्य नहीं होगी। अच्छा, दूरी के बारे में ये चीज क्लियर है कि दूरी शून्य तो हो सकती है, दूरी शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, पर ऋणात्मक कभी नहीं होगी। यहां पर एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। ये फिक्स है कि ऋणात्मक तो होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो दूरी कब शून्य होगी? जब आप चलना प्रारंभ नहीं करें। और दूरी कब ऋणात्मक होगी? तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आपसे कोई पूछे कि दूरी कब ऋणात्मक होती, भैया बताओ बताओ बताओ, अरे सर दूरी ऋणात्मक होती ही नहीं है। क्लियर होना चाहिए। विस्थापन ऋणात्मक होता है, विस्थापन शून्य होता है। कब होता है भाई विस्थापन शून्य? कि हम लौटकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएं, या हम चलना ही प्रारंभ नहीं करें तो विस्थापन शून्य होगा। समझ में आई होगी ये कहानी। बेटा अभी हमने एक चीज सीखी थी कि जो दूरी है वह विस्थापन से बड़ी थी। ये हमने अभी हाल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब एक काम कर, इस दूरी के बटे में इस विस्थापन को ऐसे उठाकर ले आते हैं। आजा भाई। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ध्यान रखना कि दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव, यहां मैं सदैव शब्द प्रयोग कर रहा हूं या हमेशा, सदैव एक से अधिक या बराबर। दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव एक से अधिक या बराबर होता है। ये सदैव है, ये फिक्स। ठीक, पर दूरी और विस्थापन का अनुपात 1। अब मैं यह लिख रहा हूं कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 कब होता है? तो ये तब होता है जब वस्तु एक ही दिशा में सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में
बिना मुड़े समान दूरी चल, इतनी कंडीशंस। अब एक ही दिशा में चलना है, बिना मुड़े चलना है, सरल सीधी रेखा में चलना है, और जितनी दूरी दोनों, मान लो कि ए और बी के बीच की बात कर, तो ये है ना, तो ए और बी के बीच की जो दूरी है और विस्थापन है वो क्या होगा, बराबर होगा। किस परिस्थिति में होगा, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चली हो, बिना मुड़े चली हो और एक ही दिशा में चली हो। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात एक कब हो सकता है, तो सर हमें पता चल गया कि वो ये तीन कारण है कि एक ही दिशा में चले, सरल रेखा में चले, बिना मुड़े चले। अन्यथा दूरी और विस्थापन का अनुपात सर संख्यात्मक रूप में सदैव एक से अधिक या बराबर होता है। इसका रिवर्स करते हैं, विस्थापन बटा, तो इसको रिवर्स करने से अब जो दूरी के बटे में क्यों चला गया, विस्थापन के बटे में दूरी चलेगी, तो ये लेस देन हो जाएगा। तो दूरी का मान सदैव जो है, यहां पर भी अपन मामला जमाते हैं कि सदैव हमेशा एक से कम या बराबर होता है। विस्थापन का मान सदैव एक से कम या बराबर होगा, है ना। किससे, दूर, विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है सदैव एक से कम या बराबर हो। जैसे दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव एक से अधिक या बराबर होता है, उसी प्रकार से विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव एक से कम या बराबर होता है। एक के बराबर कब होता है, तो ये कंडीशन तो अपनी अभी चर्चा हो ही चुकी है कि बराबर कब होता है, जब वस्तु एक ही दिशा में चले, सीधी रेखा में चले, बिना मुड़े चले। ठीक, हाँ भैया, ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर हो। अब प्रश्नों पे चर्चा शुरू करते हैं। विस्थापन व दूरी का अनुपात सदैव होता है, सदैव एक से कम होता है क्या, तो नहीं, सदैव तो एक से कम नहीं होता। हाँ, एक से कम होता है ये बात सही है, पर सदैव एक से कम हो ये बात तो गलत हो गई। एक के बराबर, हाँ एक के बराबर हो तो सकता है, पर सदैव हो ये नहीं। एक के बराबर या एक से कम, हाँ ये वाला मामला सही हो गया। ठीक है, अभी तो हाल तो पढ़ा हमने, ये क्या लिखा है, सदैव एक से कम या बराबर। तो भैया विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव एक के बराबर या एक से कम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विस्थापन व दूरी का अनुपात होता है हमेशा एक से कम, तो हमेशा तो एक से कम नहीं होता, ये हमेशा वर्ड दुख दे रहा, हमेशा एक से कम नहीं होता, हमेशा एक के बराबर भी नहीं होता, बराबर तो होता है पर हमेशा नहीं, हमेशा एक से अधिक तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है भाई, विस्थापन और दूरी का अनुपात एक से अभी कभी भी नहीं होगा, ये भी रट लेना। एक हो भी सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया, एक हो भी सकता है ना, हो भी सकता आ गया तो हो सकता है। ठीक है, तो एक हो भी सकता है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अब गलत ढूंढना भैया, प्रश्न में सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। पहले अपन जो सही होगा सही बताएंगे, फिर अपन गलत होगा तो अपन मिल जाएगा। विस्थापन अक्ष मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही भाई, विस्थापन अक्ष जो है मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र है, कहीं भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो सही है, पर हम क्या ढूंढ रहे हैं, गलत ढूंढ रहे हैं। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हाँ ये बात भी सही है, विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य, इसने लिखा नहीं होता है पर शून्य होता है ना,
वापस आ गए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वही है, तो विस्थापन 0 होता है, तो ये सही नहीं है। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता। हाँ, प्रारंभिक अंतिम पथ रास्ता कैसा ही हो, कोई मतलब नहीं है, तो ये भी सही है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सही नहीं है, गलत कौन है, तो ये वाला, तो हमारा उत्तर तीसरा सही नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमी गति के लिए सत्य है? एक विमी गति में दूरी विस्थापन के बराबर होती है, तो हाँ होता तो है ऐसा, दूरी विस्थापन के बराबर हो तो सकती है, पर कब हो सकती है? जब वस्तु एक ही दिशा में चले, बिना मुड़े चले। दूरी विस्थापन से ज्यादा होती तो है, ये बात भी सही, पर परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर कौन सा? दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, तो तीसरा उत्तर आप लोगों का सही हो जाओ। अगले प्रश्न पर आते, यदि किसी कण का विस्थापन 0 है तो तय की गई दूरी निश्चित रूप से 0 होनी चाहिए। 0 हो भी सकती है और नहीं भी, 0 नहीं होगी और कण पर निर्भर करती है। भाई आप ये बताओ, कण कैसा है उस पर निर्भर होना है क्या मतलब? कण कैसा भी हो, वस्तु कैसी भी हो, उससे कोई मतलब थोड़ी है। भाई आप कार से गति कर रहे हैं, आप ट्रक से कर रहे हैं, आप ट्रेन से कर रहे हैं, उससे कोई मतलब है। तो कण पर निर्भर होता है, ये तो खत्म हो गया मामला। विस्थापन 0 है, याद करो थोड़ी देर पहले बताया, सोचो सोचो सोचो, विस्थापन 0 कब होता है? तो विस्थापन 0 तब होता है जब वस्तु चले नहीं। विस्थापन 0 कब होगा? तो विस्थापन 0 तब होता है जब वस्तु चले नहीं, नंबर 1, या वस्तु लौटकर अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए। ये दो ही परिस्थिति है जिसमें 0 हो सकती है। तो निश्चित रूप से 0 होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से तो नहीं, क्योंकि भाई विस्थापन तो 0 है, आप लौट कर आ गए, विस्थापन तो 0 हो गया, पर दूरी हुई, आप गए और आए, तो जाने और आने का जो रास्ता है वह दूरी है। तो निश्चित वर्ड नहीं लगता तो फिर भी अपन हो सकता था, तो निश्चित रूप से 0 होना चाहिए, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि दूरी हो भी सकती है, 0 हो भी सकती है और नहीं भी, ये बढ़िया उत्तर है 0। अच्छा एक और ये भी है, 0 नहीं होगी तो ऐसा भी नहीं है, 0 हो भी सकती है, वस्तु चली ही नहीं हो, कार चली ही नहीं है, दूरी चली ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 0 हो भी सकती है और भाई 0 हो भी सकती है, हो कब सकती है? जब चले नहीं, पर अगर चली और लौटकर वापस आ गई तो उस कंडीशन में दूरी तो होगी पर विस्थापन नहीं होगा, तो दूसरा उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, यदि तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन, ऑप्शन सारे वही है बेटा। दूरी 0 कब होती है? मैंने बताया था, दूरी 0 तब होती है जब वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करे। वस्तु अगर चली ही नहीं हो तो हम कहेंगे कि भैया दूरी 0 होगी, तो इसका मतलब विस्थापन तो 0 होना ही होना है, तो ये फिक्स है, डेफिनेटली ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से 0 होनी चाहिए, ये उत्तर है आपका, पहले ही है, बाकी वही ऑप्शन है जो पहले इससे पहले बताए थे, इसलिए इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अलग से। तो निश्चित रूप से 0 होनी चाहिए, ऐसा इसलिए कि दूरी तभी 0 होती है जब वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करे। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न है आपका, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 0 पर जाता है और फिर उसी रेखा पर स्थित -20 पर लौट आता है, तो इस चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन होगा। हमको दूरी और विस्थापन पता लगाना बेटा, तो बेटा यहां हम एक्स अक्ष बनाते हैं, चलो ये मूल बिंदु से चला, यहां आपका मूल बिंदु है ना, अब ये इधर गया तो प्लस में जा रहा है ये 20 मीटर, और इधर आया फिर लौट कर
यहां तक आया और यहां से लौट कर यहां -20। ठीक, आपको प्रश्न में क्या दिया कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ x अक्ष के अनुदिश 20 मीटर पर जाता है, 20 मीटर इधर जाता है, वापस फिर उसी रेखा पर स्थित बिंदु पर लौट आता है, वापस लौट कर आता है किधर, -20 तक, यहां तक। अब आपको चाहिए दूरी और विस्तार। बेटा जो दूरी है तो 20 मीटर गया, मूल बिंदु पर आने के लिए यहां तक आया तो फिर 20, और 20 ये नेगेटिव की तरफ चला गया, तो टोटल कितना गया, 60 मीटर। दूरी सदैव धनात्मक होती, ऋणात्मक होती ही नहीं। अब देखो यहां देखो, ये 20 मीटर ऐसे गया और 20 मीटर वापस आ गया, तो इस 20 से 20 तो आपका कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये 20। तो अब आपका यहां अंतिम बिंदु है और ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, तो विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो अंतिम -20 प्रारंभिक तो 0, उत्तर आया -20 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है तो विस्थापन होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है तो विस्थापन होगा। तो बेटा विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ये वाली, आप अगर देखें तो आप ये वाली दूरी तो y अक्ष के अधीन और ये वाली x अक्ष, तो x अक्ष की तरफ गए हम लोग, मान लो 20 आई, y अक्ष पर गए 10 जे। अब इसका जो परिणामी है ना, वो निकाल लें ये वाला, तो क्या आ जाएगा, आपका विस्थापन आ जाता है। और जिसको ऐसे नहीं समझना, वो देखना चाहता है कि ये एक प्रकार से यहाँ 90 का एंगल है, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ठीक है, तो हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर √, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका 20 का वर्ग हो गया बेटा 400, 10 का 100 और टोटल हो गया √500। √500 लगभग 22.5 के आसपास होता है √500 का रूट, तो ये 22.5 मीटर आपका उत्तर हो गया। पर डायरेक्टली अपन तो IJK में करें और उसका परिमाण निकाल ले, उत्तर आ जाएगा, बहुत सरल तरीका है। अगला है, एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर मीटर उत्तर की ओर और ये गया आपका 300 मीटर पूर्व की ओर। तो पहला जो गया है आपका y अक्ष पर, तो इसको अपन ने j ले लिया, ये गया आपका x अक्ष और 1200 मीटर ऊपर जाता है, यानी तीसरी अक्ष पर, यानी कि k पर। देखो 100 तो सभी में लग रहा है, तो अभी मैं 100 को लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे, इससे सरल पड़ेगा ना, लास्ट में 100 का गुणा कर देना। यहाँ 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 का वर्ग, टोटल कितना हो गया 169 यानी कि 13 में कितने का गुणा कर दो 100 का, तो कितने हो गए 1300 मीटर। ये उत्तर हो। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और फिर ऊपर ले जाओगे और फिर उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, बेहतर से आपका आंसर सरलता से आया समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चा। चित्रानुसार एक व्यक्ति AE पथ ABCD के अनुदिश चलता है, तय की गई दूरी और कुल विस्थापन। A से यहाँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E। ABCD पथ से चलता है और आपके द्वारा चली गई कुल दूरी और विस्थापन हमको चाहिए। तो देखो दूरी किधर चला बेटा, ये पहले चला AB, फिर चला BC, फिर चला CD, फिर चला D। इन सभी दूरियों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। 8 + 4 + 4 + 1, 8 × 4 = 12, 12 और 4 = 16 और 1 = 17।
कितना आया 17 मीटर। पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इनमें 17 नहीं आ रहा है। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब बेटा हमें चाहिए विस्थापन, तो विस्थापन बेटा ये होगा, है ना, ये वाली दूरी आपकी विस्थापन। अब ऐसे समझो, यहां 4 किलोमीटर ये है और ये टोटल 8 था, 8 में से 4 कम हो गया तो ये 4 किलोमीटर, और यहाँ ये कितने हैं, ये 4 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर तो इधर चल गया, तो ये कितना बचा हुआ, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब इसका भी आपको विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका। अभी मैंने क्या बताया, I + j, तो ये क्या हो जाएगा 3j, ये 4I + 3j, इनका क्या करो, परिमाण निकाल लो। 4 का वर्ग √3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, √25 आ गया बाहर 5, तो 17 और 5 ये आपका सही। कितना सरल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। षटभुज में दूरी और विस्थापन। अगर हमारे पास एक षटभुज है, अब इस षटभुज की देखो प्रत्येक भुजा हम लेके चल रहे हैं ए, ठीक। अब हमें अगर इसको दे दूं मैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको, हम इनके प्रत्येक अलग अलग दूरियों पर अलग अलग बिंदुओं पर निकाल लेते हैं, है ना। देखो दूरी और इधर लिखेंगे अपन विस्थापन। जब हम चले ए टू बी, ए और बी बिंदुओं के बीच की आपको क्या चाहिए बच्चा, दूरी चाहिए। तो ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई ए और बी बिंदुओं के बीच की हो गई दूरी ए। विस्थापन चाहिए, तो देखो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु भी यही है, तो विस्थापन भी ए। अब आपको चाहिए बी और सी के बीच की, है ना, बी और सी के बीच का आपको विस्थापन, सॉरी अब हम चाहिए ए और सी का, माफी चाहता, ए और सी के बीच में हमको क्या चाहिए, दूरी और विस्थापन। तो दूरी तो बेटा ये ए इधर गया और ए इधर गया, ये हो गया 2a। अब हमें चाहिए इनके बीच का विस्थापन। देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण होता है बेटा आपका 60 डिग्री और ये वाला 120। तो ए बी और बी सी के बीच का कोण कितना है आपका 60 डिग्री। अगर आप इसका परिमाण निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ए का वर्ग, बी की जगह भी ए, प्लस 2ab, ए में ए का गुणा ए वर्ग, कोस थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री, कोस 60, ये हो गया आपका 2a वर्ग धन 2a वर्ग, कोस 60 का मान 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो क्या हो गया 3a वर्ग, रूट से तो ये लिख दिया a√3, तो बेटा आया √3a, ठीक। अब हम निकालें ए से डी के बीच की दूरी, तो ए बिंदु ये और ए और डी के बीच की दूरी टोटल हो गई 3 है। विस्थापन ये आपका विस्थापन हुआ। आपको एक कहानी और पता होनी चाहिए कि बच्चा जो डायगोनल होते हैं ना, इसके षटभुज के जो डायगोनल है उनमें जो दूरियां होती है ना, उनमें जो दूरियां होती है वो एक सी होती है। मतलब ये दूरी ए है, ये भी ए है, तो ये वाली दूरी भी ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है और ये वाली भी ए है। तो बेटा ये दूरी है आपकी यहां से यहां तक की ए और यहां से यहां तक की ए और ए मिलाकर कितना हो गया, तो ए से डी के बीच का विस्थापन हो गया 2। अब डी से ई पर आते हैं, ए से ई पर, सॉरी ए से ई पर, यहां से यहां आ गए। अब ए से ई पर, है ना, अभी हम ए से डी पर आए थे, अब हम आए ए से ई पर। अब हम कैसे आए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे चलते आ रहे हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ए ए ए कितने हो गए 4। और अब विस्थापन ये वाली अभी हाल निकाला, वैसे ही ये कोण जो है आपका 60 डिग्री का है इनके बीच का,
तो ये इस तरीके से निकल आएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका a√3। फाइनल a2f कितनी बार चल गए, 5 बार चल गए यहां आते आते। अब इनके बीच का ये विस्थापन, ये दूरी देखो, ये 30 है a, और यहां आ जाओ लौट कर a से a पर भी निकाल के देख लेते हैं। तो जब आप फाइनली वापस लौट कर आ गए, a से a पर आ गए, यानी कि विस्थापन आपका हो गया 0 और दूरी हो गई आपकी 6a। जहां से चले वापस लौट कर आ गए तो विस्थापन 0 और दूरी हो गई 6। तो ये षटभुज में हम लोग दूरी और विस्थापन हम लोगों ने निकाली कि कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। चल, अगर हमारे पास वृत्तीय गति में दूरी और विस्थापन निकालने के लिए आ जाए, है ना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। ये मान के चलो कि इनकी r त्रिज्या है, ठीक। r त्रिज्या के पथ पर आप चले और इस बिंदु A से चले और इस बिंदु B पर हम, यहां का कोण आपका थीटा है, ठीक। कोणीय विस्थापन यहां मान के चलेंगे थीटा। अब आपको अगर चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी, आपको एक सूत्र याद है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक। कोण हमारा थीटा, चाप आपका AB ये वाला, और त्रिज्या हमने मान रखी r। तो AB बराबर आया r थीटा, ये हो गई हमारी दूरी। AB बराबर हो गया r थीटा। ये बस आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी जगह पर, किसी भी कोण पर। अब हमें निकालना है विस्थापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है ना, विस्थापन निकालना है A और B के बीच का, ठीक। अब एक काम करते हैं बेटा, ये डायग्राम में यहां पर बना, ये कोण थीटा है। अब इस थीटा के यहां हमने 2 भाग कर लिए, इस थीटा के 2 भाग हो गए, तो एक हो गया आपका थीटा बटे 2 और ये भी दूसरा भी आपका थीटा बटे 2, ये r है। अब इस r के हम 2 भाग कर, इस वाले r के 2 भाग कर, तो एक कंपोनेंट जो थीटा के साथ आएगा वो हो जाएगा cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट जो थीटा के साथ नहीं आएगा यानी कि साइन थीटा, तो r साइन थीटा बाई 2 ये वाला कंपोनेंट। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा r साइन थीटा बाई 2, नीचे भी सेम सिचुएशन r साइन थीटा बाई 2। तो बेटा ये जो दूरी आई r साइन थीटा बाई 2 और r साइन थीटा बाई 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये जो AB विस्थापन, ये क्या आया, ये आया 2r साइन थीटा बाई 2। तो बेटा जब विस्थापन की चर्चा आपसे की जाए तो डायरेक्ट सूत्र आप लगा सकते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। कोण ज्ञात हो और त्रिज्या ज्ञात हो तो आप आसानी से इस सूत्र को लगा के कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चलो अपन छोटा सा एक सॉल्व लेते हैं कि भैया कोई वस्तु वृत्तीय गति में है, वृत्तीय गति कर रही है, और एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, ऐसा मान के चले, और A और B के बीच में बनने वाला कोण जो है वो आपका है 60 डिग्री का, कुछ भी ले लो, मैंने 60 ले लो, 60 डिग्री का कोण है। तो इनके बीच की दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या आप मान के चलो कि यहां पर आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे दूरी पूछी तो आपको कोई दिमाग नहीं लगा, दूरी होगी r इंटू थीटा, तो r आपका 5 सेंटीमीटर, थीटा आपका 60, दूरी हो जाएगी आपकी 300 सेंटीमीटर। इसी टाइप से विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन के लिए मैंने बताया 2r साइन थीटा बाई 2, तो 2r है 5 सेंटीमीटर, साइन थीटा बाई 2 यानी 60 का आधा कितना 30, साइन 30 का मान होता है 1/2,
2 से 2 कट गया, विस्थापन हो गया बेटा 5 मीटर। समझ में आई होगी ये वाली कहानी। और सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति 60 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन अपन ने इसमें नहीं दिए है ना। एक व्यक्ति है जो 40 मीटर त्रिज्या का पाथ है, अर्धवृत्ताकार है, आधा वृत्त बनाया, वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आप यहां से चले, आधे वृत्त पर चले, ये दूरी, तो आधा वृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त का जो की परिधि है, परिधि का सूत्र अपने को अर्धवृत्त का अगर परिमाप देखे तो क्या होता है? पाई आर। परिधि होती 2 पाई आर, आधा आ गया तो पाई आर, तो दूरी हो गई यहाँ पर पाई आर। पाई की जगह आप कितना रख दिया? अच्छा, आर की जगह 40 रख दिया, 40 पाई। पाई का मान रख के 3.14 से भी कर सकते। विस्थापन, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु आपका ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो 40-40 मिलाकर, क्योंकि पूरा व्यास आएगा इसमें, तो 40 और 40 मिलाकर 80 मीटर। तो बेटा आपका विस्थापन हो गया 80 मीटर। ठीक है, बहुत सरल सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। अगले पर आते हैं। एक आदमी 20 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक चक्कर 50 सेकेंड में तय करता है। 4 मिनट 10 सेकेंड में आदमी का विस्थापन होगा। ये आदमी जो है, उसकी त्रिज्या जो है यहां पर 20 मीटर पथ, एक चक्कर 50 सेकेंड में पूरा करता है। एक चक्कर का जो समय है, एक चक्कर का जो समय है 50 सेकेंड। अब 4 मिनट, अब बताओ 4 मिनट में कितना होता सेकेंड होते हैं? 4 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 गुणा करा 240 सेकेंड, और 10 सेकेंड ये रहे, तो आदमी टोटल जो चल रहा है वो 250 सेकेंड चल रहा है ना। समय कितना लिया उसने? 250 सेकेंड का समय लिया। आदमी द्वारा जो टोटल समय है उसका 250 सेकेंड। अब एक सेकेंड में, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 50 सेकेंड। अब 250 सेकेंड में कितने कर लेगा? सामान्य से दिख रहा है 5 यानी कि 250 सेकेंड में वो 5 चक्कर पूर्ण करेगा। मतलब 5 बार यहां से चला होगा तो 5 बार घूमकर वापस बिंदु ए पर आ जाए। जहां से चला वापस वहीं पर आ गया। 1000 चक्कर घूम जा भाई, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हैं, तो इसका विस्थापन, अरे मूर्ख से मूर्ख बता देगा, 0 होगा। इसका विस्थापन 0 होगा। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। आपकी नीट पक्का क्लियर करवा के रहेंगे बच्चा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।